नहीं तो हम विदेश नहीं जाते। उनके साथ जुड़ गए हैं और राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं, ना कोई पैसा। और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के किसान मोर्चा के जिला मंत्री धर्मेंद्र सिंह पालीवाल। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद इस चैनल को, और आपके माध्यम से इस चैनल से जुड़ा उसके लिए काफी ये करूंगा, आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोगों ने मुझे इसके लिए बुलाया। और एक्चुअली मैं हूं धर्मेंद्र सिंह पालीवाल और अभी भाजपा किसान मोर्चा से जिला मंत्री हूं मैं, और पेशे से मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूं और विदेशों में एक 20 साल हमने गुजारे हैं। और उसके बाद से हम आके यहाँ पर भाजपा को ज्वाइन किया पिछले साल, और अभी भाजपा की सेवा कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि आप इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के, जो आप पेशे से एक पेट्रोलियम इंजीनियर हैं, वो छोड़ के आप राजनीति में क्यों आना पसंद किए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी जिंदगी और बुरी जिंदगी ये आपके देखने में लगता है, लेकिन मेरे देखने से लगता है कि हमारा देश, हमारा वतन, हमारी पार्टी और हमारा घर फॉर बेटर है कि विदेशों से, क्योंकि विदेश में हमने अच्छी जिंदगी गुजारी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको लगा कि हमारा देश सर्वोपरि है। हम वहां सिर्फ पैसे के लिए गए थे, पैसे कमाने के लिए गए थे। हमारी मजबूरियां थी कि हमें जाना पड़ा वहां। यदि हमारे पास ये व्यवस्था होती तो हम वहां नहीं जाते। जब पैसे कमा लिए, हमें लगा कि हम खर्चे पानी चल जाएंगे, तो अपने घर आ गए, अपने वतन आ गए। और वतन में आने के बाद हम लगा कि हमें पार्टी की सेवा करनी चाहिए, तो पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, देश सेवा कर रहा हूँ। आपकी राजनीति में आने का क्या वजह है? जस्ट हमारा कोई इसमें लालसा नहीं थी। अब रही हमारी भाजपा जो पार्टी सुंदर छवि की पार्टी नहीं थी, तो हमें लगा कि हमें रह के पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो एक एक आदमी का जो ये होता है उसमें, उससे पार्टी का जो ये होगा बढ़ेगा। जैसे तिनके से सहारा बनता है जी, कहा जाता है ना, तिनके से पहाड़ बनता है। तो यदि हमारे जैसे विचारधाराएं लोगों की हो कि एक अच्छी पार्टी देश में यदि काम कर रही हो, जैसे हमारी योगी जी या मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो हमने पिछले कई सालों से जो चीज नहीं देखे थे वो चीज हमारे सामने दिखे। हम विदेशों में रहकर भी इनके हम फैन थे, या इनके ऊपर हमारा ये था कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लड़े भी हमने वहां पर विदेशों में। ये देखो हमारे देश में तरक्की आज हो रही है, जो हमें लगा कि नहीं इनके साथ रहना चाहिए, तो उनके साथ जुड़ गए हैं। और राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं, ना कोई पैसा है। जस्ट हम जुड़े हैं इनके साथ कि देश की सेवा करेंगे। तो जैसे लोग हैं 99, तो हम भी 100 बन गए उसमें, तो उसे पार्टी की मजबूती मिलेगी और कुछ नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारा समय विदेशों में गुजारा, तो आपको अपनी धरती पे आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। विदेश तो विदेश है, और विदेश का मतलब ये थोड़ी कि विदेश हम अपने वतन को भूल जाएंगे, अपनी माटी को भूल जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैं 7 भाषाएं बोलता हूँ आज। भोजपुरी बोलेंगे, बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलूंगा मैं आपके साथ। जो हमारी माटी है और मातृभाषा है वो हमारे लिए, जिसे गले लगाता हूँ। दूसरी भाषा बांग्ला बोलता हूँ मैं, वो नौकरी के लिए। बांग्ला बोलता हूँ, अरबी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ नौकरी के लिए। जिसके इंग्लिश के बिना नौकरी नहीं चलेगी, दाल पानी नहीं चलेगी मेरी। बांग्ला हमने बोला कि वहाँ वर्कर्स को मोटिवेशन के लिए। अरबिक बोलता हूँ वहाँ के वर्कर्स को मोटिवेशन के लिए। कोरियन बोलता हूँ उनके वहाँ के लोगों से मोटिवेशन के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों की इंग्लिश बड़ी पुअर है। उनके लैंग्वेज में जाना पड़ा मुझे, और इसके लिए मैं यहाँ पर आया, और आने के बाद फिर अपनी जगह पे वापस आ गया। वापस आके अपने देश में हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमारे झंडे के तले हूँ मैं। क्योंकि जब विदेशों में रहते हैं हम लोग, तो उनका झंडा रहता है और मेरा झंडा रहता है, तो उनके झंडे के साथ मेरा झंडा रहता है। तो मुझे थोड़ा लगता है कि अनकंफर्टेबल फील होता है कि नहीं यार, हम तो जैसे लग रहा है कि बाहर हैं कहीं। और यहीं पर जब हम भारत में उतरते हैं, एयरपोर्ट से वहां से बाहर आते हैं, और अपने कंट्री के एयरपोर्ट जब हमको लगता है तिरंगा दिखता है ना, तो बड़ा मन में खुशी होती है कि हमारा झंडा, हमारा देश, हमारा घर। न यहाँ वीजा चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए। ठीक है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है। जब हम पढ़ रहे थे, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही गहराई से सोचने की बात है। जब हम पढ़ रहे थे, तो आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमने बच्चों के लिए किया है। हम जब थे तो हमारे पापा किसान थे, और हमारे पास एक टूटी सी साइकिल होती थी, जो भी कभी पंचर हो जाती थी, उसके पैडल टूट जाते थे, कभी उससे सीट टूट जाती थी, कभी कैरियर निकल जाते थे।
कभी कभी पैदल ही हम लोग चले जाते थे, और हमारे गांव से स्कूल 5-6 किलोमीटर होता था। तो सुबह निकलना और वहां पहुंचना, और दिन भर खाना नहीं मिलता था हम लोग। सुबह का 9 बजे का खाना खाया हुआ, फिर शाम को 5 बजे ही खाना मिलता था। तो इतने पैसे भी हम लोग के पास नहीं होते कि समोसे जाके खा। गरीब किसान के बेटे थे हम लोग। उसमें से निकला, हम लोगों ने मेहनत करके एक एक करके इंजीनियर बना मैं। उसके बाद हमने इंजीनियर बन के विदेशों में गए। हम वहां इंडिया में भी हमने नौकरी की, भारत में भी हमने बहुत में किया, पावर सेक्टर में बहुत जगह काम किया, फिर बाद में विदेश गया, वहां भी किया। और हमने जब हमारे युवा पीढ़ी के कुछ लोगों ने तैयार किया हमें नौकरी चाहिए, तो हम बहुत बच्चों को नौकरी भी दिए ले जाके। जो मेरे पास क्षमता थी, जो लगा कि मुझे करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को हमने जाके ज्वाइन करवाया और सपोर्ट किया। तो युवा पीढ़ी को ये कह रहा हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, उनके पास बसें हैं जाने के लिए, कार है जाने के लिए, बुलेट है जाने के लिए, व्यवस्थाएं हैं। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे थे, प्राइमरी से पढ़े थे हम, 6ठी से इंग्लिश सिखाई जाती थी। आज की युवा पीढ़ी को बचपन से ही उनको LKG के पहले से इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया जा रहा है। उसके बाद उनको बीटेक कराया जा रहा है। बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं। युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि कोई काम बुरा नहीं होता है और कोई नौकरी खराब नहीं होती है। संघर्ष करना सीखे और आगे की तरफ बढ़ने के रहें। उसमें ये ना सोचे कि ये काम बुरा है, ये हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और ये ना सोचे मेरे पापा के पास पैसा तो हमें क्या करना है। वो भी दिमाग से निकाल दे युवा पीढ़ी और संघर्ष करें। और जैसे हम लोग आज अपने को बता रहा हूँ, जो मैं आज मेरा 50 से 51 साल होने जा रहा है, इस उम्र में मैंने सिगरेट नहीं पिया, बीड़ी नहीं पिया, गुटखा नहीं खाया, पान तक नहीं खाना जानता हूँ, लौंग इलायची के अलावा। युवा पीढ़ी को यह भी संदेश है कि सब अनावश्यक चीजों से दूर रहें और मेहनत करें। और अपने परिवार को, जैसे हमने अपने परिवार को, एक गरीबी, हमारे पापा जब हम डेथ हुए 88 में, तो हम 17 साल के थे, तो हमारे पापा ने गिफ्ट दिया कर्ज, उसको भरा हमने, उसको भरने के बाद परिवार को लेके वो डेवलप किया। तो युवा पीढ़ी को भी यही कहूंगा कि समझे कि हमारे पापा गरीब है, उनके बड़े सपने होते हैं हर पापा के। आज के पापा हो या कल के पापा हो या पिछले जिंदगी के पापा हो, हर पापा का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को कुछ बना दें। तो मेरे कहने का मतलब युवा पीढ़ी को कि मेहनत करें, आगे बढ़े, अपने पापा को सपने साकार करें, मम्मी के सपने को साकार करें, और कुछ ला के दिखाएं कि पापा ने 1 बीघा जमीन खरीदी है तो हमें कम से कम 2 बीघा जमीन खरीद दें, ना कि उसे कम कर। यही संदेश हमारे पीढ़ी को। जैसे कि आपने ये कहा कि अभी जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये गुटखा खाते हैं, आजकल देखा जाए तो युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और ऐसा बहुत कम ही युवा होगा जो नशा नहीं करता। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब है कि उससे कुछ होता तो नहीं है। मैं भी तो कमजोर नहीं हूँ, मैंने तो कोई नशा नहीं किया। आपके सामने हट्टा कट्टा दिख रहा है, 51 साल का हूँ। तो वो अपनी बीमारी बढ़ा रहे हैं। पहले तो धन हानि है, पापा के धन को क्षति कर रहे हैं, अपने तन को क्षति कर रहे हैं। यहाँ तक ये भी लिखा रहता है, साफ साफ इंस्ट्रक्शन भी उस पे दिए रहते हैं कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी लोग उसे खाते हैं। पता है फिर भी, उस पे आप क्या कहेंगे? उससे मतलब नहीं, पता नहीं। उन्हें यदि यह समझ में आ जाएगा कि इससे धन और जन दोनों की हानि हो रही है। देखिए, उसमें मैंने कहा एक हमारा सिस्टम है, ये कहता है कि उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए वो खाते हैं, नशे करते हैं। आदी हैं, समझ में आता है, उनको हॉबी बना दी जाती है, कुछ टीम में जाके, कुछ बच्चों के साथ मिलके, पूरी संगत में जाके। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि मैं तो एक फॉरेनर के साथ रहा, 17 साल के, जो 20 साल की जिंदगी थी, अमेरिकन के बीच में रहा, ऑस्ट्रेलियन के बीच में रहा, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों का 25 कंट्रियों के लोगों के साथ मिला और सबके साथ दौरा किया। लेकिन हमने नहीं खाया तो नहीं खाया। ये चीज है, उन्हें मन में बनाना है कि संकल्प लेना है, बुरी चीजें हैं, और अपने पापा और मम्मी के रेपुटेशन को सोचना है, उनके एक को सोचना है, क्योंकि इसमें दोनों की क्षति है। पापा के पैसे बर्बाद होंगे, उनका शरीर खराब होगा। तो इस चीजों को लेना है कि हम कमजोर होते जाएंगे डे बाय डे। हमारी अगली पीढ़ी जो बनेगी उसी बीमारी को लेके जाएगी। तो अगला जो उनका बेटा होगा, वो नशे की बीमारी जो लगेगी, वो आगे जाके वही इफेक्ट करेगी, तो अगला बच्चा कमजोर होगा। तो बेहतर है कि लोग नशे से दूर रहें या ना करें, कोशिश करें छोड़ने के लिए। यदि पकड़ भी लिया तो कोशिश करें छोड़ने के लिए। ये मेरे कहने का मतलब है। जैसा कि आप राजनीति क्षेत्र में, आपने ये बताया कि आप किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं, तो यहाँ किसानों की दुर्दशा पे आपका क्या कहना है? दुर्दशा का यहाँ पे मतलब है मेरा कि जो किसान, उनको अकारण ही बहुत सारे किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि के काट लिया जाता है और इसके सत्यापन करने के लिए भी जो टीम किसानों तक नहीं पहुंचती है, गठित तो की गई है लेकिन वो किसानों तक नहीं पहुंचती है। वो क्या है कि गांव में जाती है, प्रधानों या फिर जो दलाल होते हैं वहीं पर पहुंच के एक तरफा जो सत्यापन करके वो आंकड़ा जो जुटा के दे देती है। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैंने जो देखा है कि सरकार अपने काम को बहुत तरीके से कर रही है और कर्मचारी जो हैं वो भी अपने काम को तरीके से कर रहे हैं। हमने इस सत्यापन की जहां तक बात आई है, मैं भी एक उसमें से उदाहरण हूँ कि मेरा भी तो किसान सम्मान निधि रुका हुआ, तो मैं भी खेतिहर हूँ, किसान हूँ आज जी। तो मैंने एक बार कंप्लेंट किया तो हमारे गांव लोग आए थे, अधिकारी बैठे, आधार कार्ड लिया हमारा, KYC पूछा। बहुत लोगों के पास क्या है कि सिस्टम की जानकारी नहीं है। बहुत सारे जनसेवा खुले हुए, जनसेवा पे सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी अब कि कहीं कुछ बहुत सोचने की जरूरत ही नहीं है। लोग चले जाएं जनसेवा पे, वहां जाके सिस्टम आधार बना दिया हम लोगों ने। आज बहुत पहले आधार भी नहीं थे हम लोग के समय। आधार क्या मतलब, हमारा जन्म कब हुआ और क्या है, कोई प्रूफ ही नहीं हमारे पास, कोई साबुत ही नहीं है। लेकिन आज तो बहुत बढ़िया सिस्टम है, पैन कार्ड, आधार कार्ड बना, तो आधार से सारे सिस्टम लिंक हो चुके हैं। आप लोग जनसेवा पे चले जाएं, जनसेवा पे जाके बैठे, वहां हमारे सारा कंप्यूटर में आ जा रहा है, क्यों रुका किससे। हमारा लेखपाल भी हमारे साथ है। तो उस जब अधिकारी पहुंचे थे तो अधिकारियों ने देखा, हमें बातचीत हुई हमारी, उन्होंने लिया और सारा लिंकअप किया, हमारा वापस आ गया। हमारा मतलब कि हमारे जितने लोग थे हमारे गांव और जितने हमारे मिले हुए अभी तक सबका आ गया। अभी भी हमारे पोर्टल पे जो किसान मोर्चा का हमारा ग्रुप बना हुआ है गोरखपुर का, उसमें भी हमारे लोग हैं, सेवारत हैं कि जिले पे हो, ब्लॉक पे हो, जहां भी हो, उन्होंने नंबर दिया हुआ है। जिनको कोई नंबर चाहिए तो उन्होंने नंबर जारी कर दिया, आप बात कीजिए, हम वहां से करवा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अधिकारी अपने काम को बढ़िया से कर रहे हैं। और जिसका रुका हुआ है वो जाके एक बार बात करे लेखपाल से या आधार कार्ड से लिंकअप, उस KYC चेक करा ले, क्योंकि बहुत लोग अनएजुकेटेड हैं अभी भी, जो उनको पता नहीं है गाँव में कि KYC क्या है, क्योंकि उनका खाता रुका हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको, बहुत सारे लोगों के खाते में पैसे नहीं आते हैं। कारण यही है KYC। तो सरकार जो पूछ रही है, क्योंकि अनावश्यक लोगों को पैसा चला जाता है जिनकी खेती नहीं थी। पहले जो था रजिस्ट्रेशन में अनावश्यक, सरकार ने क्या किया, वो उसको फिल्टर किया है कि बहुत सारे अमीर लोगों को पैसा मिल जाता है, जिसके पास बहुत सारे धन है, तो बहुत सारे गरीब नहीं पाते। तो सरकार ने उसको फिल्टराइज किया है, सिस्टम को लिया है और सब कुछ KYC करके और उसको देख रही है, आधार से लिंक कर रहे हैं। जिसका सही हो आ रहा है, जिसका नहीं हो नहीं आ रहा है। उसमें बुरी बात तो नहीं है, सही है। देखिए, मैं तो पूछ रही हूँ, लेकिन किसानों के बीच में इस बात को लेकर काफी रोष भी है कि आपके सरकार के प्रति इसको लेकर काफी ज्यादा रोष है। जैसे कि जो खाद की उपलब्धता है वो समय पे नहीं होती है और खाद जो है वो काफी महंगा हो गया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? खाद, अभी इस बार हम भी खेती करवाए हैं, गए थे हम अपने गाँव और अपने हाथ से मैं ट्रैक्टर चलवाया और अपने हाथ से खाद और बीज सब करवाए हैं, पानी करवाए हैं। तो कहीं ऐसी बात नहीं थी कि खाद उपलब्ध नहीं। हर ब्लॉक पे, हर जगह जो उनके समिति हैं, हर जगह खाद उपलब्ध था। समस्या ये थी कि वितरण में समय लगा या कहीं कालाबाजारी किसी जगह हो गई हो, उसको अधिकारियों ने संज्ञान लिया। बाद में लोगों ने ज्ञापन किया। जी, ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? नहीं, कहने का मतलब हुआ होगा, उसका भी एविडेंस नहीं कहीं पर। इट हैपेंड, इट कैन पॉसिबल, तो हो सकता है, हम इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला ऐसा हुआ। हमने जो देखा कि सारी चीजें साफ सुथरी थी। आप ही कहा कि कहीं कालाबाजारी हो सकती है। हो सकती है, क्योंकि हम कह सकते हैं ना कि हो सकती है, लेकिन हुआ नहीं। हमने हो सकती है, मे बी लेकिन भी देखा कि गांव में किसानों को काफी ज्यादा परेशानी होती है कि उनको खाद नहीं मिलता ना। बिल्कुल नहीं, खाद उपलब्ध था, हमारे वहाँ खाद उपलब्ध था, बीज उपलब्ध था। हम गए, मिला सब कुछ। हमारे वहाँ थोड़ी सी खाद की कमी थी, हमने सचिव से बात की, सचिव साहब बोले हाँ सर, खाद ट्रक आ रहा है, वो भी मिल जाएगा और खाद है, उपलब्ध है। बस बसरते ये रहता था कि लोग पैनिक हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं घबरा जा रहे हैं, नहीं मिलेगा। बात समझ रहे, कहीं ना कहीं घबरा जा रहा हूँ। ये भी है कि समय से अगर खेती नहीं होगी, फसल कैसे निकलेगा फिर? किसान क्योंकि हमारी आबादी 80% आबादी उसी पे डिपेंड रहती है। हम आपके साथ हैं और सारी चीजें सही मूल रूप से हुई है।
और कहीं से कोई शिकायत पत्र नहीं मिला। देखिए, भरबल किसी को कहा जाता है, तुम चोर हो, आई एग्री विथ यू, लेकिन कहीं चोर हो बोल के कोई एविडेंस है? किसी को कह देना बहुत आसान है। किसे खाद नहीं मिला, किसी ने ज्ञापन दिया, किसी ने लेटर दिया, किसी ने कोई कमेंट डाला? रोज तो है, मैं समझता हूँ, वो जैसे हमने हल्ला कर दिया है नहीं है, लेकिन इस पे कहीं लिखित प्रमाण पत्र है, कहीं ज्ञापन है कि नहीं मिला? जी, जब हमारी टीम जाएगी तो आपको ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। नहीं, मिलना चाहिए। अभी तक मैं कह रहा हूँ, देखिए हमें कमी है कुछ, तो उसका ज्ञापन देना है, मुझे एक पेपर पे लिखना है, उसको देना है सचिव को। हमारी टीम निकली थी तो ये तो मैंने एविडेंस तो अभी नहीं हो पाया है, मैंने नहीं देखा, लेकिन बिना एविडेंस के हम किसी को लांछन नहीं लगा सकते हैं। हम उसको, उस मैटर को नहीं ला सकते हैं कि जनता बौखलाई हुई है। लोगों का ये कहना है, मेरा नहीं, ये लोगों का कहना है। इन लोगों का कहना है तो कहीं लिखित में आपको मिला है कहीं कागज किसी चीज का, किसी कमी थी? जी, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन कोशिश करेंगे, अगर मिलेगा तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी इस पे। मिले तो बात किया जाए उससे, किस ब्लॉक से है, किस गांव से है, किस जगह से है, उस अधिकारी पे हम लोग तक कार्रवाई करवाएंगे, डीएम से बात करेंगे और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को देंगे, अपने जो माननीय लोग हैं हमारे पदाधिकारी, सबको जाके हम उसको ज्ञापन को देंगे। लेकिन हमें कुछ तो मिलना चाहिए बात करने के लिए। जी, मुंह पे हम जाके, वहां लोग जाके बोले नहीं सर सब ठीक ठाक, तो हमें ज्ञापन मिले कि ये लिखा हुआ लिखित पेपर है और इसमें ये हुआ है, इस ब्लॉक से हुआ, इस गांव से हुआ, यहाँ पर उपलब्धता नहीं मिली। बात तो समझ रहे, मिले कि हम जाके अपना एक पत्र बनाएंगे, हम लोग जाके यहाँ डीएम के पास बैठेंगे या हमारे जो अधिकारी हैं उनके पास बैठेंगे, सचिव के पास बैठेंगे, फिर उससे क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं मिला, राइट, व्हाई नॉट अवेलेबल। तो ये चीजें कब होनी है? जब हमें कोई मिले, लेकिन अभी तक तो हमें कहीं मिला नहीं। जो है उपलब्धता मिली, सब लोगों ने बढ़िया से, गेहूं ला रहे हैं खेत में, पानी चल रहा है, सुंदर ये हुआ है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हम विरोधी का काम है कहना, तो विरोधी यदि कह भी रहे हैं इसे, तो विरोधी ला के दें। हमने पिछली सरकार में जो देखी थी उसके हिसाब से हम बहुत बेटर है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश को इतने बढ़िया से हम लोग सुचारू से हमारे महाराज जी चला रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं रह जा रही है, हर चीज को ख्याल कर रहे हैं। तो यदि ये चीज मिले तो शायद ये रहेगा कि कुछ लिखित रूप में मिल जाए प्रमाण। जी बिल्कुल सही है, सहमत है हमारी बात से आप? जी सहमत तो हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उनको खाद नहीं मिल रही है, समय पे नहीं मिल रही है। हमने तो कहीं नहीं सुना। इसका एविडेंस मिलेगा तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगी। तो जब एविडेंस मिलेगा तो वो चीज लेके हम आपके साथ चलेंगे ना, डीएम के पास या किसके पास, और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक तो मिला नहीं, मिला तो बात किया जाए फिर आगे। अरे और आगे चला जाए इसके ऊपर पेपर लेके, बिना पेपर के हम इसे नहीं मानेंगे। भविष्य में आप अपने आप को राजनीति के क्षेत्र में कहाँ देखना चाहते हैं और इसके लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं? नहीं, हमारी कोई योजना इस पे नहीं है। हमारी योजना ही है कि पार्टी की हम सेवा करेंगे, पार्टी का जो दायित्व दिया गया है उसको निर्वाहन करेंगे। पार्टी जो कहेगी, मेरे तन मन और धन जो मेरी क्षमता है वहां खड़े रहेंगे। चाहे जब तक मेरे पांव चल रहे हैं, मेरे हाथ चल रहे हैं, तंदुरुस्त हूं, तो पार्टी कहेगी आपको यहाँ खड़े रहना, मैं वहां खड़ा, उसके समय असमय दोनों में। और मैंने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा एक स्वच्छ पार्टी है और बहुत साफ सुथरी पार्टी है। ये पारिवारिक पार्टी नहीं है, इससे कोई खानदानी लोग नहीं है। जो पार्टी है ना पापा है, ना मम्मी है, ना बेटा है, ना भाई है, कहीं ना कहीं कोई त्यागी लोग हैं इसमें। और उन त्यागी लोगों के साथ जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए लगे हुए हैं। तो हम भी उनके साथ रहेंगे और जो दायित्व देंगे हमें कि आपको ये काम करना है, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मेरी क्षमता है, तन मन धन जो भी रहे लगा रहूंगा जब तक मेरी ये ताकत है। आपने ये नहीं बताया कि राजनीति में आप अपने आप को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि पार्टी हमें जो पूछेगी, जो दायित्व देगी, मैं करूंगा उससे। भविष्य मेरे से तय नहीं होगा क्योंकि मेरा घर नहीं है। एक पार्टी है, संगठन है,
तो फिर भी संगठन में ऐसा होता है ना कि हम ये तय करते हैं कि हमें अपने आप को कहाँ पहुंचाना है। जैसे कि आप एक पेट्रोलियम इंजीनियर रह चुके हैं, तो आपने कभी सोचा होगा कि मुझे इंजीनियर बनना है, तभी आप हैं। राइट, उसके लिए डिग्री की जरूरत है, उसकी पढ़ाई की जरूरत थी, उसमें कोर्स होता है 4 साल, वो हमने किया। यहाँ कोर्स नहीं है, यहाँ सिर्फ सेवा करनी है, सेवा भाव में रहना है। पार्टी बोलती है कि आपको इस जगह पे खड़ा होना है, उस जगह पे खड़ा होना, उस जगह पे खड़े हैं, आपको ये काम करना है, मैं वही करूंगा। तो पार्टी भविष्य मेरा पार्टी तय करेगी, ना कि मैं अपनी भविष्य को तय करूंगा। एजुकेशन में क्या था, पैसा लगा रहे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद मैं नौकरी ढूंढा, नौकरी ढूंढ के मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद जो कंपनी हमें पैसा दे रही थी उनको लगा कि अच्छा है, तो उन्होंने रखा। आज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, तो निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। अब पार्टी को लगा कि यह बंदा ठीक ठाक है, आगे भी इसे दायित्व देना चाहिए, तो मैं कहूँ पार्टी के साथ जो दायित्व दे पार्टी, मैं तैयार हूँ। झाड़ू मारने से लेके कंबल देने लेके जो कहे, मैं तैयार हूँ पार्टी के साथ। मैंने देखिए जाके अभी झाड़ू भी लगाया था मैं चौरी चौरा में, मंदिर की सफाई की, हमने बहुत सारा चीज किया। वहां लोगों के बीच जाता हूँ, गरीबों के बीच बैठता हूँ, जो मेरी क्षमता है। कभी गरीबों के साथ शादी में जाता हूँ, तो जो मेरे पास क्षमता है तो उसको वहाँ फाइनेंशियल मदद करता हूँ गरीबों के साथ। कभी कभी जरूरत पड़ा तो मैं बताया ना आपको कि जो हमारे नए जनरेशन के लड़के थे, बहुत लोगों की नौकरी की जरूरत है, तो मेरे पास जो क्षमता होती है उसमें भी मैं सपोर्ट करता हूँ। वो होगा पर्सनल हो गया, वो हमारा समाज सेवा हो गया। वो पार्टी की, मेरी पार्टी के भविष्य का निर्णय जो है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मेरे मन में है कि मैं ऐसा करूंगा। पार्टी जो कहेगी वो करूंगा, और उसमें जो कहेगी उसे 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। ईमानदारी से काम करूंगा और उससे खरा उतरूंगा, वापस वहां से आऊंगा तो करके आऊंगा। मैंने किया है और परफेक्ट किया है। और हमारे जो बॉसेस हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हमारे हुए, और चाहे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए, चाहे हमारे वो जिला प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे माननीय लोग हैं, जितने लोग जो हम सहमत हैं और संतुष्ट हैं, वही करूंगा जो लोग कहें। और कुछ मेरा कोई भविष्य नहीं, कोई प्लान नहीं मेरा। भविष्य हमारा वो तय करेंगे हमारे जो अभिभावक हैं। क्या कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि मुझे इस पार्टी को छोड़ के अपनी खुद की पार्टी गठित करनी चाहिए? कभी नहीं, कभी, क्योंकि हमें यदि ऐसा करना होता तो मैं भाजपा ज्वाइन ही नहीं करता, क्योंकि मेरे पास सक्षम हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं कि थोड़ी सी जान पहचान बढ़े हमारी, फिर थोड़ा सा नॉलेज हो, फिर जाके वो अपनी एक पार्टी बनाते हैं। जान पहचान के लिए आपको अपने कर्मों को करना है। कर्म ही प्रधान है कहा जाता है। आप कर्मों को करते रहिए, कर्मों को करिए, अच्छे कर्मों को करिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की सेवा कीजिए, लोग ऑटोमेटिक आपको पूछेंगे। जैसे आम का पेड़ है ना, फलेगा तो लोग तोड़ने के लिए पहुंचते हैं, वहां सूखे पेड़ के पास कोई नहीं जाता है। तो यदि मैं उसी तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ, लोगों को उम्मीदें बढ़ा रहा हूँ, तो लोग मेरे पास आएंगे, तो जान पहचान ऐसे ही बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ऐसे जाके जान पहचान बढ़ाऊँ कि झूठा फरेबी बन के, कोई मतलब नहीं। तो उनकी अलग सोच होगी, मेरी अलग सोच है। मुझे भाजपा में रहना है और अंत तक भाजपा जो कहेंगे वो करना है। जान पहचान की जहां तक बात आ गई या ये बात आई, तो मैं सक्षम था एक पार्टी बनाने की, उतनी क्षमता है मेरी, मेरे एक हिसाब से। लेकिन नहीं, मुझे संगठन के साथ चलना है, बड़े लोगों से सीखना है, इनके साथ रहना है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास उतनी क्षमता है, आप इंजीनियर रह चुके हैं। जहां तक एक सवाल होता है पार्टी बनाने के लिए, 2 चीजें सबसे ज्यादा, और एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो है पैसा। तो आप पेट्रोलियम इंजीनियर हो, भी विदेश में रह चुके हैं, तो वो चीजें तो होंगी आपके पास, यानी कि फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद से की जाए तो लोग भी आपसे जुड़े हैं काफी ज्यादा। अब मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, यदि हमने पार्टी बनाई तो हम देश सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी सेल्फ सेवा कर रहे हैं, अपने सेल्फ को ये कर रहे हैं। हमें देश से परवाह नहीं है, प्रदेश से परवाह नहीं, क्षेत्र से परवाह नहीं, गांव से परवाह नहीं। और जब हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो पार्टी विमुक्त पार्टी है, बढ़िया पार्टी है। और उसके इन्हीं के में देखिए, हमने बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं जब से विदेशों में गया और देखा वहां पर रहने के बाद, जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए थे, कारगिल का वार हुआ और वो जीता हमने। इसके पहले कि हम हारे हुए। जैसे हमने पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश कैसे बना, अक्साई चीन कहा गया, पीओके कैसे बना, ये सब इन लोगों ने नकारात्मक रवैये से किया। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार आई है, 1 इंच जमीन उन्होंने छोड़ा नहीं, चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान में हो। एक तो उन्होंने पहला काम किया, एक युद्ध जीता उन्होंने कारगिल का। अब देखिए, धारा 370 हटी है,
जो कभी जिंदगी में नहीं घटी। जब से हम पैदा हुए धारा 370 सुन रहे थे, ये आतंकवादी सुन रहे थे, वो आतंकवादी सुन रहे थे, यूपी में गुंडागर्दी सुन रहे थे। सारे गुंडा जेल में हैं और सारे आतंकवादी भगवान के पास चले गए। ये हुआ। दूसरी चीज, एक राम मंदिर का जो बड़ा मुद्दा, क्योंकि हम देश के विकास के साथ साथ आस्था से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे हिंदुस्तान कहा जाता था, पहले हिंदुस्तान को भी भारत और हिंदुस्तान दोनों कहा जाता है। तो जब हम हिंदुस्तान के हैं तो हमारा धर्म है कहाँ? हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद का मकबरा बना दिया गया। चाहे मथुरा चले जाइए, चाहे काशी चले जाइए, और चाहे आप किसी मंदिर पे चले जाइए। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुल्क में वापस लाया। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। वाराणसी में चले जाइए, देखिए आप जाके, जगह जगह देखिए क्या ये हो रहा है। चले जाइए आप मध्य प्रदेश में, वहां पर महाकाल का जो मंदिर है वो देखिए। तो आस्था के साथ साथ विकास और आस्था दोनों को बढ़ाए इन लोगों ने, सम्मान मिला मुझे। इसको छोड़ के हम पार्टी बनाए, अपनी छवि बनाए, तो मतलब तो सेल्फ अपना काम कर रहे हैं। तो सारी पार्टियों को मैं यही संदेश देता हूँ कि सारी पार्टी, चाहे जितनी पार्टी, चाहे बसपा हो, सपा हो, विरोधी ना बने, सारे लोग मोदी जी के साथ आ जाएं और एक टीम बना के सब लोग सपोर्ट करें जो काम कर रहे हैं। चाहे धारा 370 हटा, चाहे आज को पीओके की बात आ रही हो, आज चाहे हमारा मंदिर की बात हो, चाहे बहुत सारी बातें, उसको एक साथ आ जाए। क्योंकि हमने विदेशों में रहा, हमने देखा वहां पर किस तरह से व्यवहार होता है हमारे साथ, इस्लामिक लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी देखना मुझे। वहां मंदिर नहीं है पूजा करने के लिए, लेकिन हम यहाँ मस्जिद है पूजा इनको प्रेयर करने के लिए। हमने कभी मस्जिदों में जाने से रोका नहीं है, लेकिन वहां पर हमें मंदिरों में जाने से मंदिर है ही नहीं तो पूजा टीका लगाने तक रोक दिया जाता है। तो बताइए किस तरह का देश हमारा है और किस तरह के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इनको रोका नहीं। क्योंकि हिंदू हैं, गेरुआ पहन रहे हैं, लेकिन वहां मुझे रोक दिया जाता था कि आप पूजा नहीं कर सकते। तो मैं मतलब कितना निर्बल हूं मैं। तो विदेश का मतलब गुजराने से पैसे की मजबूरी, नहीं तो हम विदेश नहीं जाते, हम अपने देश में रहते। आज लगा अपने देश में हो, पार्टी की सेवा। आप ये बताइए, वैसे तो राजनीति ये कहा जाता है, लोग ये कहते हैं कि ये मतलब इससे गंदा कोई चीज हो ही नहीं सकता, राजनीति में कचरा भरा पड़ा है। नहीं, ये तो अपनी अपनी सोच है। देखिए राजनीति, देखिए राजनीति को अच्छे शब्दों में पॉलिटिक्स भी कहा गया है। तो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि विपक्ष जो है वो भी होना है, घर में हो। वो किसके लिए बनाया गया? राजनीति सहमति के लिए बनाया गया। आप देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 मत हो सकते हैं, देख रहे हैं, 5 मत हो सकते हैं। फाइनली हम देखिए सारी उंगली इकट्ठी हो गई हैं, देख रहे हैं आप। फाइनली हमें टीम होना है और गंदा कहीं नहीं है, गंदा कहीं नहीं है, सोच अपनी होनी चाहिए। ये मैं नहीं कहती, ये लोग कहते हैं। लोग ऐसा नहीं है कि मैं कह, आपने भी सुना होगा, सब लोग जानते हैं। लोग कहते हैं, लोग कहने के लिए क्या है, सामने कोई नहीं कहता है, पीछे तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वही राजनीति में फिर आते हैं, जो कहते हैं वही आते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर योगी मोदी को गाली देते हैं। तो वही से लोग कहते हैं, जो कि बस कि मतलब उनको सेल्फ उल्लू सीधा नहीं हुआ। अब परफेक्ट नहीं मिलेंगे, 80% परफेक्ट हैं तो 20% कहीं कहीं गंदे हैं हम लोग। तो उसमें से पार्टी बनती है, जातिवाद बनाया जाता है, धर्मवाद बनाया जाता है, लड़ाया जाता है, तो कहेंगे गंदी चीज। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, क्यों नहीं आज भाजपा में किसी को आज तक गंदी राजनीति, बता दीजिए कोई एक नेता हो जो कि मतलब इस टाइप का हो, जिससे हम कहें गंदा हो या कहें ये हो। हमारे माननीय पूज्य महाराज जी हैं, हमारे यहाँ के सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमने पूरे यूपी को ले लीजिए ना, उठाइए यूपी के पूरे देश को ले लीजिए। तो जो हमारी भाजपा शासित प्रदेश हैं, कहीं उठा के बता दीजिए कि यहाँ पर गंदा शब्द हुआ हो या लूट खसोट हुआ हो, कहीं है ऐसा कुछ एविडेंस? था पहले कांग्रेस सरकार में गंदी राजनीति होती थी कि किसी को आगे करके उनको वोट बैंक बनाना होता था, वोट बैंक बनाना, जो मायावती जी ने किया, सारे दलितों को शोषण किया इन्होंने, क्या कर दिया किसी के लिए? हमारे मुलायम जी ने किया, यादवों मुसलमानों को तोड़ा इन्होंने, इसलिए जब तो वो चीजें हैं, वो गंदी राजनीति है कि किसी को तोड़ के, देश को तोड़ के, विकास को तोड़ के अपने घर को बनाना, अपने महल को बनाना, तो ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें। जो विपक्ष वालों ने किया वो गंदी होगी, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा जो चल रहा है आज ठीक ठाक है, हमें कहीं गंदी नहीं करता।
युवाओं को इसको लेके काफी आक्रोश है कि भर्तियां नहीं निकल रही हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ना, अब मैं इस पे एक बात कहने जा रहा हूँ और बड़ी अच्छी लॉजिकल बातें मैं कहने जा रहा हूँ। जब इस पे आप बड़ी करेंगे तो इस पे अब हो सकता है मेरी बात से सब लोग सहमत ना हो, मैं ये पार्टी बन के नहीं कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये भाजपा नहीं कह रहा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। पहली चीज है बढ़ती हुई जनसंख्या। टुकड़े हमारे पापा ने दिए 1 बीघे, कैलकुलेट कीजिए, हमें दिया उन्होंने 1 बीघा, हमारे हुए 4 बच्चे, टुकड़े में बच्चा 4। ये बात समझ रही है? रेलवे वही है, पोस्ट ऑफिस वही है, क्लासेस वही है, लेकिन एक बेटे को नौकरी मिली, 3 बच्चे खाली बैठे ना, तो जनसंख्या इसका एक कारण, बड़ा कारण है। पहली चीज। उसके बाद भी जब से ये भाजपा सरकार आई है, एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, सिर्फ हम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को लाते हैं, बाहर को छोड़ देते हैं। फर्टिलाइजर बनाए हैं, डीएम से बनाए हैं, रोड का काम हो रहा है, नौका विहार का ले लीजिए, चिड़ियाघर को ले लीजिए आप, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं डे बाई डे। इससे मजदूर लग रहे हैं की बात हो गई, लेकिन मैंने जॉब की बात करी है। मैं 2019 की नौकरी थी, एनटीपीसी की थी, 2019 का फॉर्म था, एग्जाम अब जाके कराया गया है ग्रुप डी का, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो सरकार कहेंगे विचार कर रही होगी, ऐसा नहीं सरकार बैठी है इसके ऊपर, जो इतना बड़ा देश चला रहा है। जो युवा है वो क्या करेंगे फिर? नहीं, किसी युवा को तो इसमें हार नहीं हुआ, हमको नहीं लग रहा है किसी युवा को। देखिए विपक्ष जो है इसके ऊपर मुद्दा बना रहा है, ये पिछली सरकारों में भी हुआ, सरकार अपने काम कर, मैं भी देख रहा हूँ कि बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं या जीमेन क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, तो हमको नहीं लग रहा कि सरकार उसमें कहीं कमी कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सिस्टम में जा रहा है, नौकरी जो आ रही है उसकी भर्ती हो रही है। तो देखिए टैलेंटेड लोग ही जाएंगे। अब कैसे रखेंगे हम, जिसके पास एक कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसे, वो टैलेंटेड नहीं है इसलिए भर्तियां नहीं हो रही हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। जब इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू में देखिए एक ही बार एक पद, देखिए हर अलग अलग टाइप के पद होते हैं, रिक्त पदे हैं बहुत सारे हैं और उसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो जब एक वैकेंसी है 100 लोग भरे हैं, तो हमने क्या कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या, फिर से वापस आ रहा हूँ, बढ़ती हुई जनसंख्या, उस पे आइए आप, बढ़ती हुई जनसंख्या फिर से आ रही है कि न एक पद है, पहले एक पद पे हम लोग नौकरी करने का मन नहीं रहता था, जैसे मैं भी रेलवे की नौकरी नहीं करने का मन हुआ, मैं प्राइवेट नौकरी की, क्योंकि हमको लगा कि मेरा कैरियर इसी में। तो ठीक है, कोई आदमी गवर्नमेंट नौकरी चाहता है, तो सरकार ने भी तो योजना लाई है ना कि हम 3 साल या 4 साल नौकरी करवाएंगे, उसके बाद आपको टैलेंटेड होंगे तो आगे भी बढ़ाएंगे, उसके लिए कुछ खर्चे भी दे रही है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो भरे जा रही हैं या निकाले जा रहे हैं और ये नहीं करते। गरीब मैं तो उदाहरण अपने भी दे रहा हूँ ना, मैं भी गरीब था, नौकरी देंगे, उसके बाद से युवा क्या बेरोजगार हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे वो? अरे बेरोजगार कैसे, टैलेंट उनके पास है तो कहीं ना कहीं काम कर लेंगे। नौकरी दुनिया भर की प्राइवेट फार्म खुली हुई है, कोई जरूरी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। आज के युवा जो है गवर्नमेंट जॉब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से प्राइवेट कंपनियां बहुत प्रेफर कर रहे हैं, बहुत अच्छे ये पे जा रहे हैं। तो 90% बच्चे जो टैलेंटेड है वो प्राइवेट जॉब पे जा रहे हैं। उसको अब देखिए, एसेस करके देखिए आप, जितने बीटेक और आज के क्वालिफाइड युवा जो हैं, बीटेक किए हैं, बीई किए हैं या और सारे चीज के, देखिए ना कहीं एमबीए किए हुए हैं, बैंकों में प्राइवेट जॉब पे जा रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट बैंक हो गए हैं, बहुत सारे प्राइवेट फैक्ट्री हो गई है, कंपनियां हो गई, सब लोग कहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठा हुआ है, टैलेंटेड लड़का है तो। और सरकार की ऐसी योजना है कि यदि नहीं लगा हुआ है, तो मैंने देखा मुख्यमंत्री स्वराज योजना, तो उसमें स्वरोजगार योजना जो यूपी का है, यूपीएससी एमएसएमई है, एक वेबसाइट है इनका, उसमें सरकार उसके लिए लोन भी दे रही है, पैसे भी दे रही है और उसमें परसेंटेज छूट भी दे रही है, उसके लायक है। तो कहीं सरकार को तो नहीं लग रहा है कि सरकार ने ये किया, पिछले से बहुत कवर किया उन्होंने, जो हम 100% में पीछे फेल थे उसमें हम 80% कवर किया है इन 7 सालों में, महाराज जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कवर करके लाया। लेकिन एक चीज मैं फिर से कहूंगा, बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक कारण, क्योंकि प्राइवेट नौकरियां जो हो रही हैं, जैसे प्लांटों में लोग मजदूरा जाके ये करके कवर कर रहे हैं, मजदूरी देखिए आज के हिसाब से कौन गरीब है, आप बता दीजिए, आज के जमाने में गरीब है कौन?
पुराने जमाने हम लोग फटे पैंट पहनते थे, आज एक पैंट किसी से कोई ले लेगा? बोलिए ना कोई। कौन? देखिए हम लोग साइकिल नहीं थी हमारे पास, आज सब लोग बाइक से चल रहे हैं। किसी घर के दरवाजे बाइक है कि नहीं है? स्कूटी है कि नहीं है? पेट्रोल कहाँ से भरा रहा है? मोबाइल सबके, एंड्रॉइड फोन है सबके पास, पार्टियां बड़ी बड़ी हो रहे हैं, बर्थडे हो रहे हैं, पैसे हैं सबके पास। कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं। बताइए है तो कहाँ से हो रहा है? आप एक बार ऐसे, आप लोग मीडिया है, एक बार जाइए गाँव में, देखिए बर्थडे सबके वहाँ हो रहा है, इंगेजमेंट सबके वहाँ हो रहा है, इंगेजमेंट सबके वहाँ हो रहा है, मैरिज हॉल सबका बुक हो रहा है। कहीं कोई घर में शादी नहीं करना। पहले के जमाने में शादी में हम लोग लकड़ी के चारपाई इकट्ठा करते थे, लकड़ी के चेयर इकट्ठा करते थे, हलवाई नहीं आता था, गांव के लिए खाना बनाते थे हम लोग, सब लोग खा होकर बारात चली जाती थी, सस्ते में हो जाता। आज कोई पसंद कर रहा है? मतलब पैसे हैं हमारे पास, तो कहाँ से हम गरीब हैं और कहाँ से गरीबी है और कहाँ से, इसको आप बैठ के अगर मंदिरों के सामने चले जाइए या फिर रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, ऐसे आज इस समय ठंड का मौसम है, ऐसे क्या बोलते हैं, एक फटा हुआ पैंट पहन के छोटा सा और ऐसे बिना स्वेटर के बच्चे वहां पे घूमते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ना, मैंने इसको भी कहा, फिर से पॉइंट आओगा मेरा, बढ़ती हुई जनसंख्या, गार्जियन की निग्लिजेंसी। जो गार्जियन बच्चे को पैदा कर रहा है उतना ही पैदा करे जितनी जरूरत है। खिलाफ में तो रूल आया है। नहीं, रूल छोड़ दीजिए, हमें अपने सेंस होना चाहिए, हमें सेंस होना चाहिए। जो बाप निकम्मा है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज रहा है, वो भी जाइए, अब जगह पे जाइए, उसको देखिए आप एक बार। ये सब बहुत आसान नहीं है। जब फटे जो कपड़े पहने हैं, पैदा किसने किया? गार्जियन ने किया। गार्जियन शराब पी रहा है, बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज रहा है, पत्नी को बर्तन मांजने के लिए भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं उस गार्जियन की गलती है। तो गार्जियन को थोड़ा ट्रीट किया जाए, तुमने कितने बच्चे पैदा किया, इसी व्यवस्था क्यों नहीं किया? वो भी एक बात है। तो ये समाज करे, समाज का लिए चिल्ला के मत रहे हमें नौकरी नहीं मिल रही, समाज को कहीं ना कहीं एकजुट होकर इसको भी ध्यान देना होगा। राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो अभी राजनीति में आना चाहते हैं? अच्छी बात है, राजनीति में अच्छे लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो और पार्टी और मजबूत होगी। और पढ़े लिखे की पार्टी, क्योंकि पहले क्या था, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोग होशियार थे, उनके पास एजुकेशन हो नहीं पाता था कि उनकी मजबूरी थी, लेकिन उसमें से बेचारे बहुत सारे लोग एमएलए बने हैं और बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत के बाद एमएलए बने हैं, मंत्री भी बने हैं हम लोग, और काफी सेवा किया हम लोगों ने। नए यंग लड़के जुड़ जाते हैं, देश को एक तरीके पे ले जाएंगे। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो पढ़ी लिखी सिस्टम होगी, कंप्यूटराइज हमारा ये होगा और हम लोग और आगे जाएंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। राजनीति से जुड़े तो बुरा नहीं है। बस सत्य ध्यान रखते हुए जो युवा पीढ़ी को मैं संदेश दूंगा कि पहले अपने मम्मी पापा के ड्रीम को पूरा कीजिए, उसके लिए आप पहले धनोर्जन किए, नौकरी कीजिए, उसके बाद जब समय बचे तो राजनीति। लेकिन नहीं, सही में पॉलिटिकल बढ़िया है, पॉलिटिकल का बैकग्राउंड बढ़िया है, तो यंग जनरेशन भी जाके सेवा कर सकती है। लेकिन मेरा संदेश यही है कि पहले जो उन्होंने माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, आपको समय दिया, खर्च किया फीस के ऊपर, उस सपने को पूरा करें, कहीं ना कहीं जाके, कहीं से कहीं पैसा लाके। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, उसका उदाहरण है वो। मैं भी यहाँ रुपया बढ़िया कमा रहा था, लेकिन विदेशों में गया, क्यों कमाने के लिए लाया, वो पैसा देश से भी काम आया, वो पैसा मेरे परिवार के भी काम आया। तो कहीं त्याग करें लोग, पैसे आए। जनता से आप क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही जागरूक करूंगा। मैं पहले तो कहूंगा कि मैं कह तो रहा हूँ जनता से कि सरकार पे लांछन लगाना छोड़ के बताइए कौन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, किसके लिए करेंगे? जनता के लिए कर रहे हैं। कौन है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए? वो भी जनता के लिए कर रहे हैं। तो जनता भी अपनी जिम्मेदारी समझे और उन्हें हमेशा ये करे, पार्टी में लाए, सपोर्ट करे। और जनता जो है अपने बच्चों को भी ख्याल करे, अपने परिवार का भी ख्याल करे। जो बताइए, हम अपना एक परिवार नहीं चला पा रहे, एक प्रदेश चला रहे, एक देश चला रहे हैं। तो जनता से एक गुजारिश करूंगा कि और ऐसे अच्छे स्वच्छ प्रधानमंत्री का सपोर्ट करें और ऐसी स्वच्छ पार्टी के नेतृत्व वाले लोग सहयोग करें। और यही कहूंगा। आखिरी में मैं एक सवाल जानना चाहूंगी आपसे, आपने बीजेपी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? कह तो रहा हो कि सबसे परिवार की पार्टी नहीं है, इसमें पापा नहीं है, इसमें डैडी नहीं है, इसमें अब्बा नहीं है,
इसमें सिर्फ संगठन है, कौन गुजरात से आया, कौन यूपी से आया, कौन बंगाल से आया, और संगठन बना। तो संगठन में हम लोग ज्वाइन किए, क्योंकि यहाँ पर नहीं कि मतलब वो निर्णय लिया तो वो पैसा उनके घर जा रहा है या उनका ये हो रहा है, या एक ही घर का एमपी है, एक ही घर का एमएलए है, एक ही घर का मंत्री है और एक ही घर का मुख्यमंत्री है, एक ही घर का उप मुख्यमंत्री है। उदाहरण में कांग्रेस से ले लीजिए कि शुरू हुआ नेहरू जी से और चल रहा है राहुल जी तक, कोई दूसरा घुसा नहीं उसमें, क्योंकि 130 करोड़ जनता में यही एक लोग हैं जो कि खाली बन सकते, दूसरा को नहीं कर सकता, राज नहीं कर सकता। चलिए सपा में चलिए, अध्यक्ष मुलायम जी थे, आज अध्यक्ष अखिलेश जी, तो दूसरा नहीं हो सकता। तो भाजपा में आइए, बताइए कौन है जो पारिवारिक, जो परिवार से जुड़ा, परिवार से ही बना? कोई नहीं है। कल आडवाणी जी थे, आज कोई और है, परसों कोई और रहेगा, चौथे कोई और रहेगा। तो कोई यूपी से है, कोई बिहार से, कोई कहीं से है। तो बताइए कौन सा अच्छा है? आप परिवार में जाके अपना झोला ढोएं या इसमें रह के अपने भविष्य को तय करें? हमको लग रहा है मेरा भी भविष्य उज्जवल है इसमें, कहीं ना कहीं। हमें झोले नहीं ढोने हैं, हमें एक मालिक जैसा काम करना है इस पार्टी में, क्योंकि मैं भी कुछ हूँ। लेकिन हम सपा बसपा में जाएंगे या कांग्रेस आएंगे तो हमें तो नहीं लगता है हम कुछ है। उनका कंफर्म है कि वही रहेंगे, हम नहीं रह पाएंगे। तो बताइए आपका उसमें क्या है, विचार है? बताइए, आप भी उसी पे जाएंगे जब हम कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ, आप भी हमारे साथ रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे आप? इस पे मैं नहीं कुछ कहूंगी। नहीं कहेंगे, मैं जो कह रहा हूँ ना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि परिवार से और संगठन में फर्क है। आज अलग भी संगठन बना लें और परिवार से हट जाए, देखिए हम उनके साथ भी हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा। वहां फिर आके आएंगे कि उन्हीं के खानदान बनेगा, उन्हीं का परिवार बनेगा, वही करेंगे। आज राहुल गांधी चल रहे हैं, पहले राजीव गांधी चल रहे थे, संजय गांधी चल रहे थे, सोनिया गांधी चल रही थी। कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं उसमें हम नहीं शामिल होना चाहते हैं, जो पारिवारिक पार्टियां नहीं है, जैसे कि बीजेपी। तो एक ही पार्टी है अभी, एक ही पार्टी जो संगठन की है, इकलौती पार्टी है जो संगठन की है। संगठन बढ़िया काम कर रहा है, हम उनके साथ हैं। हमने कहा जब तक संगठन रहेगा इनके साथों में, तो जिस दिन परिवार बात कहीं न कहीं आ गया, हम उनके साथ हट जाएंगे। तो ना परिवार बात करेंगे ना हम हटेंगे। तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत धर्मेंद्र सिंह पालीवाल से। और आपने देखा कि इस पे बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चा किया, जैसे कि बेरोजगारी पे, या फिर जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है उस पे, और देखा जाए सरकार क्या क्या काम कर रही है, धर्मेंद्र सिंह पालीवाल इस पार्टी में क्यों जुड़े। तो ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन 24।